हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड करने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें भी एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूं तो आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ SN1 एंड SN2 पढ़ना है। उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से आगे जा सकते हैं ओनली वाया SN1 एंड SN2 रीड करके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको बस एक SN1 SN2 एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिएक्शन आई है दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन बहुत ज्यादा घुमा गया है बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रेंड वाइज डिस्कशन करते हैं ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे RX से, शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक एलिमेंट को हटा के हम दूसरा एलिमेंट ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो CH3 CH2 हेलोजेंस, यहाँ पे आ गया Cl, और इधर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक किया है OH माइनस, और इसने बनाया CH3 CH2 OH। अब अभी आपको मैं ये बात बता रहा हूँ तो ऐसा लगेगा सर 2 साल उससे पढ़ रहे हैं, बल्कि कई बच्चे तो 3 साल से पढ़ रहे हैं, सर इतना तो पता ही है, ये मत बताओ आप हमें। बट इसको बताने का पर्पस मेरा यही है कि आपको ये आइडिया लगे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक का किस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल की पावर पे, और दूसरा कार्बन और क्लोरीन या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड पे। मीन्स इफ नथिंग इज मेंशन, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन को कैसे करना है तो उसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं बच्चों को बोलता हूँ इफ नथिंग इज मेंशन तो वो तुरंत पूछते हैं सर कैसे शो करेंगे, SN1 या SN2। अब मैं बोलूंगा कि एक्चुअली जैसे हर चीज को मानते हैं कि जब कुछ मेंशन नहीं होता तो वाटर मानते हैं। तो सर वाटर होता है तो क्या फॉलो करना चाहिए? वाटर है तो SN1 फॉलो करना चाहिए क्योंकि वाटर में SN1 फॉलो होता है। तो फिर इससे कंक्लूड करेंगे सर यानी कुछ नहीं मेंशन हो तो SN1 लॉजिकली करेक्ट है। बट देखें क्या ऐसा कभी पूछा भी है या हम अपने आप ही इतना सोच रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या है वो खुद ही घबरा जाते हैं सोच के उल्टा सीधा। तो एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव वे में आप इसके दो रीजन याद रखिए। इट हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तभी सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम अपने 4 बॉन्ड्स यानी मैक्सिमम कोवेलेंसी कंप्लीट कर चुका है। सेकेंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, मतलब कार्बन अटैच्ड है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, कार्बन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और कार्बन पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? डेल्टा प्लस। मीन्स अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। नाउ ये दो रीजंस है। तो alkyl halide shows nucleophilic substitution because of these two reasons. Now अब हमें बताए कि these two are SN1 and SN2। तो मैं SN1 और SN2 में डिफरेंस याद करने के लिए ये बोलूंगा कि आप सिंपली सभी स्टूडेंट्स 1 2 3, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिर्फ 3 वर्ड याद रखिए, 1 2 3। तो 1 2 3 से आप SN1 SN2 में नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेंगे। 1 स्टैंड फॉर SN1 which is unimolecular. 2 stands for SN2 which is bimolecular. Then SN1 1 stands first order और उसको सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो फटाफट बस इतना याद करके अल्काइल हैलाइड हम रैप अप कर लेंगे। तो अगर रेट लॉ लिखेंगे SN1 के लिए तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली एंड rate is proportional to concentration of both alkyl halide as well as concentration of nucleophile. Now SN1 SN1 reactions occur in 2 स्टेप। यहाँ पे 2 का रोल है, जैसे मैंने बोला 1 2 3, तो SN1 occurs in 2 स्टेप और टर्शरी शो करता है SN1।
तो SN1 टू स्टेप रिएक्शन है, SN2 वन स्टेप रिएक्शन है। SN1 कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म, एंड नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, सॉरी रीअरेंजमेंट विल अकर, कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट विल अकर। ये वन स्टेप है, और वन स्टेप होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे SN1 हो या SN2, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पहला SN1 डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज अगर आपको SN1 में अरेंज करना है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट सब याद रहता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, बस जो दो चीज हम सब मिस कर जाते हैं, बिकॉज टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी रेजोनेंस सबको रटा होता है, जो दो चीजें मिस कर जाते हैं मैं वही बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगता है तो उस केस में बस क्या होता है, यू हैव साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर ऐसा कार्बोकेटाइन है, इफ दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन यू हैव, तो इसका SN1 का रेट सबसे ज्यादा होगा। देन अगर कोई एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भी उसका रेट क्या होगा, हाई, इन दैट केस रेट इज आल्सो हायर। तो यू कैन से if you have some carbocation of the type this and rate of SN1 is also higher। तो कार्बोकेटाइन में बस आपको दो ही फैक्टर ब्रेन में रखने, वैसे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर हैं, बट फर्स्ट फैक्टर तो साइक्लोप्रोपाइल, ये याद ही रखना है कंपाउंड आपको, इट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, एंड सेकेंड फैक्टर इज एरोमेटिसिटी। उसके बाद की फैक्टर्स में ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को याद रहता है सभी को कि रेजोनेंस है, बट मैंने इसका डिटेल्ड अलग से वीडियो बना रखा है अगर आप कार्बोकेटाइन का डिटेल वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैं बस पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। अदर पॉइंट्स आर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो आई गेस यहाँ पे हमारा SN1 वाला पार्ट हो जाता है। तो देखिए मैं बोलूंगा जितना मैंने लिखा है इससे ज्यादा याद करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अब ऐसे टाइम पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों के साथ, वो सोचते हैं मैं एक एक चीज ढंग से समझूंगा। सी आपके पास 2 मंथ है, 2 ईयर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट। तो एक बार दोबारा समराइज कर देते हैं, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में आता है, दो स्टेप की रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट होता है, और स्टेबिलिटी में अगर आप कभी भी ये दोनों दिखे तो ऐसे दोनों सबसे आगे लिखे। सेम स्टेप्स SN2 के साथ है। अब SN2 में जो फैक्टर्स फेवर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रेजोनेंस इंक्रीजेस SN2, रेट ऑफ SN2। मैं तो अगर आपको बोलता हूँ कि जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, तो आप यही पॉइंट सभी याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रेजोनेंस इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2। SN2 का रेट ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो होते हैं हमारे पास बेंजाइल एलाइल, ये SN1 के लिए और SN2 के लिए, दोनों के लिए इक्वली रिएक्टिव होते हैं, दे आर इक्वली रिएक्टिव, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस तो अब जो एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में हम याद रखें, ये ऑर्डर बहुत पुराना हो गया, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, कंपटीशन के लिए तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड शोज SN1, बाकी चॉइस होगी, ये भी मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में कंफ्यूजन आए तो कैसे चूज करना है। नाउ SN2, SN2
डिपेंड्स ऑन SN2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद डिपेंड करती है 6, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, स्टीरिक फैक्टर। अगर कहीं पे भी भीड़ है या क्राउडिंग है तो वहां पे SN2 का रेट, SN2 होने के चांसेस लीस्ट, दीज हैव लीस्ट चांसेस, सबसे कम चांस है। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, प्राइमरी, फिर क्या हो गया सेकेंडरी, फिर क्या हो गया टर्शियरी। सर ये तो बचपन से सुनते हैं। हाँ, तो इस ऑर्डर को करेक्ट कर लेते हैं। ऑलवेज सबसे आगे कौन हो जाएगा, बेंजाइल, फिर एलाइल, देन वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, दीज आर ऑर्डर्स, ये हमारे ऑर्डर्स हैं। तो SN1 SN2 ये थ्योरी कहीं चिपका दो और सीधे याद कर लो। अब बात आती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट याद रखो कि अगर कभी भी आपको वाटर गिवन है और अल्कोहल गिवन है तो ये क्या फॉलो करेंगे, SN1। और अगर आपको कभी भी गिवन है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड एसीटोन तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। नाउ अब अगर वीक, 10 पॉइंट, वीक न्यूक्लियोफाइल है, जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है मतलब जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो फेवर करेगा SN1। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो रट लेना एकदम। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिनपे नेगेटिव चार्ज होगा, मींस एनायंस OH माइनस, CH3 CH2O माइनस, these are strong nucleophiles and strong nucleophile favor SN2। भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि SN1 SN2 पढ़ लो, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड कवर है। बट स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसी से ही कवर हो जाएगा। अब प्रूव करने की बारी है, मैं प्रूव करता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है इसी से आप एल्काइल हैलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी लो, वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आइडिया लग जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखा जाए तो ये क्वेश्चन सिंपल, ये कुछ जानना चाह रहा है कि यू नो दैट alkyl halide shows nucleophilic substitution। Let's see this. Which of the following is an example of nucleophilic substitution reaction? कौन सा nucleophilic substitution reaction का एग्जाम्पल है? तो अब आप देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है R, अगर आप देखेंगे तो R डबल हो गए, मतलब इधर कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, सिंपली क्या हुआ है, डबल हुआ, डाइमराइज हुआ है। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर एक्स को तो हटा के आर लग गया है, लेकिन उसी का मॉलिक्यूल का दूसरे एक्स के बारे में भी सोचो ना, कहाँ गया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, आर एक्स प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स यू एच। अब सर इधर तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, हम क्या करते हैं एग्जाम में आधी बात सोचते हैं, सब्सटीट्यूशन हो रहा है अग्री, लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये भी सोचना। क्या आपने कभी सुना है कि H2 हाइड्रोजन गैस इज न्यूक्लियोफाइल, तो इनकरेक्ट। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो ट्राई टू डू क्वेश्चंस वाया एलिमिनेशन मेथड। फिर RX प्लस मैग्नीशियम, अगेन यहाँ पे RX पे मैग्नीशियम जाके ऐड हो गया तो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। और ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्काइल हाइड पे अगर एक्वस KH डालते हैं इट गिव्स यू ROH प्लस KX। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है RX। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नाउ अब सेम अगला क्वेश्चन 2004 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, मतलब यहाँ सब पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन लीस्ट रिएक्टिव है।
मैं तो बोलूंगा अगर आप लर्न करने में स्मार्ट हो, बिकॉज जो बच्चा लास्ट में जागा है उसको तो याद करने में एकदम स्मार्ट होना चाहिए, याद कर ले। तो उसे याद रखना चाहिए कि जो लीस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक वो कौन होगा हमेशा, इट इज एलाइल। वाई, सॉरी एलाइल नहीं, विनाइल। इट इज विनाइल। वाई, क्योंकि जो विनाइल है वो क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो ये मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इधर आ गया प्लस और इधर आ गया माइनस। डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल। प्लस एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड के लिए बच्चा बोलता है सर एराइल हेलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो शो ही नहीं करता। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो नहीं करता तब तो आप एराइल हेलाइड टिक करोगे। बट अगर वो पूछ रहा है विच इज लीस्ट रिएक्टिव और अगर वहां एराइल हेलाइड है, अगर वहां एराइल हेलाइड है तो आप क्या करोगे, एराइल हेलाइड को टिक करोगे। बिकॉज ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी रिएक्शन को बोल रहे हैं वो नहीं होगी तो नहीं होती है, होती है बट रेयर चांसेस होते हैं। तो एराइल हेलाइड और विनाइल हेलाइड ये दो कहीं भी दिख जाएं तो सीधे ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो हमें दिख रहा है ये जो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन विनाइल है, तो इट इज लीस्ट। क्या ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। देखो अभी SN1 SN2 पे आया ही नहीं है, अभी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बात इसलिए क्लियर कर दी कि एराइल हैलाइड शो करता है, बिकॉज कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं सर एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन कैसे आ गया ये। ठीक है, तो अब इसका मतलब वो आ गया क्वेश्चन, मतलब रेयर शो कर रहा है, उस रेयर में ही बताइए कि कौन लीस्ट के अरेंज करने। अब देखो मैं आपको ये बोलूंगा कभी भी अरेंज करने वाला क्वेश्चन आए, नेवर वेस्ट योर टाइम इन टोटल अरेंजमेंट, ऑलवेज फाइंड मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। इससे क्या होता है, अरेंज वाले क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाते हैं। जैसे कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव फाउंड करूंगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब दिमाग में आएगा सर SN1 सोचे या SN2 सोचे, मतलब SN1 सोचना है या SN2 सोचना है। तो देखो मैं तो कहता हूँ दोनों ही सोच लो एग्जाम में, SN1 भी और SN2 भी। ठीक है, तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ CX बॉन्ड टूवर्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड, अगर मैं जैसे ये सोचना की कोशिश कर रहा हूँ कि विच इज लीस्ट रिएक्टिव, तो अब हाँ, अब सर आप बोल रहे हो मोस्ट, अब आप आगे लीस्ट समझाने। भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ये नहीं दिखाना उसको कंसेप्ट बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे देख के समझ आया इस क्वेश्चन को। इससे पहले जब मैंने आपको बोला था तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या क्वेश्चन है। अभी मेरे को देख के एकदम समझ आया कि 3 और 4 में कंफ्यूजन है SN1 SN2 का, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट सेकंड में देखते ही बोल सकता हूँ कि लीस्ट रिएक्टिव मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकंड को मैं देखते ही क्या बोल सकता हूँ, लीस्ट रिएक्टिव इज फर्स्ट। मैं जैसे ही बात बोल रहा हूँ कि लीस्ट रिएक्टिव फर्स्ट है, मैं उसके बाद ज्यादा मेहनत, अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको कंसेप्ट से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखा रहा हूँ, कि अब मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट लीस्ट रिएक्टिव है। हाउ, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग है। जब ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस बढ़ गए। तो लीस्ट रिएक्टिव इज 1। अब देखो लीस्ट रिएक्टिव 1 बोलते ही मेरा क्वेश्चन हो गया, 1 किस में देगा, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे लीस्ट रिएक्टिव 1 दिया। तो देखिए मेरा क्वेश्चन तो हो गया, अगर मेरा पर्पज क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन मेरा हो चुका है। हाँ अगर मैं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ पेपर में, और मैं एक बार डबल श्योर हो जाऊँ, ट्रिपल श्योर हो जाऊँ, तो फिर दिक्कत वाली बात। अब जैसे अगर आप SN1 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे आगे कौन आना चाहिए, 3। और अगर आप SN2 वाले पॉइंट से देखो तो सबसे आगे कौन आना चाहिए, 4। बट सबसे पीछे तो क्लियर है कि सबसे पीछे कौन आएगा, 1। तो वो किसमें फेवर कर रहा है, फर्स्ट।
तो प्लीज ये क्वेश्चन मैंने करवाने का पर्पस यही है कि बच्चा मेरे से क्लास में ये पूछता सर कैसे पता चलेगा SN1 SN2, मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ बच्चों पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट देते हैं, उन्हें भी पता है कि केमिस्ट्री इस लेवल पे हम एक्सपेरिमेंट ही करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप खुद ही पता लगा लेते तो केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती ही नहीं। तो आप देखिए ऑप्शंस के थ्रू आराम से पता लगा पा रहे हैं कि आंसर इज 1 बिकॉज एराइल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो वो अभी SN1 SN2 पे आया ही नहीं है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड, तो मैंने जैसे बिगिनिंग में बोला कि सबसे ज्यादा फेमस रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो पूछी गई है सॉरी विलियमसन सिंथेसिस। मुझे लग रहा है मैंने बिगिनिंग में सेमियर लिख दिया क्या, हाँ विलियमसन सिंथेसिस, एक्चुअली मैं यही बोलना चाह रहा था, विलियमसन सिंथेसिस ये सबसे ज्यादा पूछा है। तो नेम रिएक्शन आप विलियमसन सिंथेसिस ढंग से याद रख लीजिए। तो दिस इज एन विलियमसन सिंथेसिस, ये किसका एग्जांपल है, विलियमसन सिंथेसिस का है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस का मैं एक ड्रॉबैक याद करने के लिए बोलूंगा आप सभी को कि विलियमसन सिंथेसिस में जो सोडियम मिथॉक्साइड है, बिकॉज सोडियम मिथॉक्साइड CH3O Na is a base also, तो बीइंग अ बेस जो एराइल मतलब एल्काइल हैलाइड होता है बेसिकली ओनली CH3Cl, या जनरलाइज कर दे तो CH3CH2X, इथाइल एंड मिथाइल आप एनसीईआरटी में पढ़ लेगा, जनरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और इथाइल और मिथाइल तक ही आपको ईथर मिलता है। अगर उससे हायर एल्काइल हैलाइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इधर गिवन है, और टेम्परेचर ब्रोमीन है, तो हाई टेम्परेचर पे क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में हीटिंग होती है और CH3O- ये है हमारा, इट इज अवर बेस, तो ये बेस होने की वजह से एलिमिनेशन फेवर करेगा, इट विल फेवर एलिमिनेशन। क्या फेवर करेगा ये, एलिमिनेशन फेवर करेगा। सॉरी बीच में थोड़ा सा वीडियो हैंग हो गया, बट आई गेस मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, कि दोबारा बोल देता हूँ कि सोडियम मेथॉक्साइड बीइंग अ बेस, अगर एक्सेप्ट ऑल दीज टू, जिनको ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इनको छोड़ के अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो वो एलिमिनेशन शो करेंगे। जनरली यही दो होते हैं जो विलियमसन सिंथेसिस शो करते हैं, ईथर बनाते हैं। बाकी सभी से क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। तो यू विल गेट एल्कीन, क्या मिलेगा हमको, एल्कीन मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इट इज आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन कॉमन नेम इज आइसोब्यूटाइलिन। तो आवर आंसर इज, हमारा आंसर क्या होगा, डी। अब अगर आपने विलियमसन सिंथेसिस रटा हुआ है तो गड़बड़ है, समझा हुआ है तो कर दोगे, रटा तो सबने है तो मैंने यहाँ समझा दिया है। जैसे दो ही केस हैं जहाँ पे विलियमसन होगा, बाकी सभी केसेस में एल्कीन बनेगा, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, RO माइनस बेस है, एलिमिनेशन फेवर। एल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, RX से कभी भी अगर आपको, RX से कभी भी आपको ROH बनाना है तो डेफिनेटली X को रिप्लेस किया गया होगा किससे, OH से। तो सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन। कि क्या हुआ, RX पे OH माइनस ने अटैक किया। नाउ इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइथाइल ईथर, मैंने बोला था विलियमसन सिंथेसिस से दो ही एल्काइल हैलाइड हैं जो ईथर बनाते हैं, एक इथाइल होता है और एक मिथाइल होता है। तो क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड को ईथर में चेंज करना है, कौन सी रिएक्शन होगी, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए विलियमसन इनका थोड़ा सा फेवरेट है, विलियमसन फेवरेट है। नाउ हियर
जहां आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देखिए SN1 SN2 मैंने बोला है, बट अभी वो बेसिक पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक में मैं बच्चे बहुत टफ टफ क्वेश्चन करते हैं, सर हिमांशु पांडे कर रहा हूँ, MS चौहान कर रहा हूँ, सर मैं तो ये कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ बस एग्जाम्पलर कर ले भाई, समझ के एग्जाम्पलर कर ले। अब जैसे यहाँ पे है, इधर क्या होगा, H+ का अटैक होगा। जब ये H+ इधर अटैक करेगा तो वी हैव पॉसिबिलिटीज, हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, या तो हमारे पास तरीका है, अगर मैं मेंशन करता हूँ, कार्बन का नंबर लिख देता हूँ, इट इज फर्स्ट कार्बन एंड इट इज सेकेंड। एक पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव आए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव है। सेकेंड पे आए तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। अब आपको बताना है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बेंजीन के साथ ये रेजोनेंस में, और ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही शो कर रहा है। तो इट हैज, फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, और उसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग। याद रखिए रेजोनेंस का असर हाइपर कॉन्जुगेशन पे ज्यादा होता है। तो जैसे ही इस पे HBr डालेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव स्टेबल होगा कौन से पार्ट पे, कौन से पार्ट पे, फर्स्ट। तो Br लगेगा CH पे। तो व्हाट विल बी योर आंसर, आपका चारों में से क्या ऑप्शन बनेगा? तो योर आंसर इज सी। ये क्वेश्चन सिर्फ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे ही हो गया। देखिए बेसिकली अल्काइल हाइड्राइड में अभी उन्होंने न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा है। नाउ नेक्स्ट, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जहां कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम बेंजीन रिंग कहाँ है, क्योंकि बेंजीन से रेजोनेंस, अब ऐसा नहीं कि बेंजीन ही देखना है, बेंजीन ये भी देख लेना कि कार्बन से कनेक्टेड हो डायरेक्टली बेंजीन, क्योंकि रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। हम चेक करते हैं, इधर एक बेंजीन रिंग है, इधर दो है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर हम यहाँ चेक करें तो एक बेंजीन है, सी पार्ट में हमारे पास दो बेंजीन है और एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे दो बेंजीन के साथ एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर एक्स्ट्रा है। इट मींस सी वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका SN1 का रेट सबसे ज्यादा होगा। प्लेनर है और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज्यादा रेट है। नाउ SN1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्चुअली मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है चीजों की कि कैसे रिएक्शंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कायरल सेंटर्स बताना है SN1 में, मतलब वो देखो एक ये भी चीज है, हम ये यहाँ पे मैं बोलूंगा क्वेश्चन पे भी फोकस करो कि जब कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है तो कितना प्रिसाइजली बनता है। कायरल सेंटर मेंशन कर रहा है SN1 हैविंग कायरल सेंटर, ज्यादातर हम क्या रट लेते हैं SN1 रेसिमाइजेशन के लेते हैं। अरे ये तो याद रखो कायरल कार्बन होगा तो रेसिमाइजेशन होगा, ऐसा थोड़ी है कि SN1 टर्शरी में हो जाए अगर CH3। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टर्शरी में हो गया CH3 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 और X, तो क्या इसमें रेजिमाइजेशन होगा? टर्शरी है, होगा रेजिमाइजेशन? बोलो। आंसर आएगा नो। व्हाई? क्योंकि इस पे कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है, जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है वो कायरल कार्बन होता है। अब ऐसी मान लो मैंने बेंजीन लगा दिया, PHC, PH, पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं CH3X, SN1 का रेट सबसे ज्यादा है इसका, तो क्या इसका रेजिमाइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा? यस और नो? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों? कायरल कार्बन नहीं है। तो हम जब होम एग्जाम में पेपर बनाते हैं तो कई बार टीचर इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मेंशन नहीं करते, लेकिन 2015 का क्वेश्चन बोल रहा है अगर कायरल सेंटर है तो क्या होगा, क्या होगा? देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरे SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है। तो जो गलती हम पढ़ते हैं, मतलब जो गलत तरीके से SN1 पढ़ते हैं, उसकी वजह से इसका आंसर आएगा रेजिमाइजेशन। बट अगर हम प्रैक्टिकली समझें इसको, तो प्रैक्टिकली देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन है और
इस कार्बन के साथ इधर एक ग्रुप लगा हुआ है डिफरेंट, इधर एक डिफरेंट ग्रुप लगा है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक्स। दिस इज कायरल कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब हम SN1 में क्या पढ़ते हैं, हम SN1 में पढ़ते हैं कार्बोकेटायन बन गया। क्या पढ़ते हैं SN1 में, कार्बोकेटायन बन गया हमारा, मतलब प्लेनर हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो न्यूक्लियोफाइल इंतजार ही नहीं करता है, प्रैक्टिकली न्यूक्लियोफाइल इंतजार ही नहीं करता है। वो क्या करता है, सीधे जाकर, ये क्या करता है, सीधे जाकर अटैक करना चालू कर देता है कार्बोकेटायन बनने से पहले। मीन्स कुछ न्यूक्लियोफाइल पहले से ही, ध्यान से सुनो, कुछ न्यूक्लियोफाइल पहले से ही पार्शियली पॉजिटिव पे अटैक करने लग जाते हैं। तो क्या वो फ्रंट से करेंगे या बैक से, तो डेफिनेटली दे विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। मतलब इन्वर्जन वाला फैक्टर ज्यादा होता है, यानी पीछे से ज्यादा अटैक होगा। पीछे से तो अटैक यहाँ भी होगा, और पीछे से अटैक जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तब भी होगा। दोनों केस में ऐसा होगा, यानी कि पीछे से अटैक होता जा रहा है, और फ्रंट से अटैक कब होगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद से। मीन्स जब पीछे से अटैक हो रहा है तो हम बोलेंगे इन्वर्जन जो है पहले से ही होने लग गया। लेकिन सेम साइड से जब अटैक होता है रिटेंशन बोलते हैं, मतलब कन्फिग्रेशन सेम रहती है तो रिटेंशन, रिटेन कर लिया। और बैक साइड से होता है तो उल्टा हुआ, यानी इन्वर्जन। इन्वर्जन पहले हो रहा होता है और रिटेंशन बाद में होना चालू होता है। मतलब एक्स की जगह हटकर, चलो और ध्यान से समझो, एक्स की जगह पर हटकर, अगर एक्स की जगह पे हटकर क्या हो, अगर एक्स की जगह पे हटकर न्यूक्लियोफाइल लग जाता है तो जिस जगह से एच गया उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल है। और अगर उसके बाद अगर बैक साइड पे लग जाए, मतलब जहां पे पहले कोई ग्रुप नहीं था उसके अपोजिट साइड में अगर न्यूक्लियोफाइल लग जाता है तो इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन पहले एक्स आगे था, ध्यान से देखो, पहले एक्स आगे था, अब न्यूक्लियोफाइल उसके पीछे आ गया जो ग्रुप गया, ये क्या हुआ, दिस इज इन्वर्जन। जिस तरफ एक्स था उस एक्स के अपोजिट में सेम साइड में न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन। क्या ज्यादा होगा, इन्वर्जन या रिटेंशन, इन्वर्जन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बैक साइड अटैक तो तुरंत चालू हो गया कार्बोकेटायन बनने से पहले पहले। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेजिमाइजेशन। कभी भी 100% रेजमिक मिक्सचर नहीं बनता है SN1 में। हम रट तो लेते हैं रेजमिक मिक्सचर बनता है, बट 100% नहीं बनता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन था, क्योंकि जो हमने रटा हुआ है उससे थोड़ा सा अलग। फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें आपको बस कायरल कार्बन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे हेप्टेन CH3, CH, CH 1 2 3 4 5 6 7, 4 हाइड्रोक्सी OH। तो डेफिनेटली ये तो कायरल कार्बन नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप, मेरे को लगा शायद ये हो जाए, दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो ये कायरल नहीं। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन यानी 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, यस ये कायरल कार्बन है, क्योंकि एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो इट इज कायरल कार्बन। तो योर आंसर इज, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे देखिए अभी तक सारे क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो बेसिकली किस पे बेस्ड आए हैं, ऑन अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑप्टिकली एक्टिविटी, मतलब SN1 के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी
की है। अब आगे नेक्स्ट में हम करेंगे SN2। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव। आपसे सीधे पूछा गया है कि SN2 का रेट बताना है, और बहुत ही ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ये, और आप इजीली क्या कहते हैं बता सकते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, मतलब जस्ट स्टीरिक फैक्टर पे बेस्ड है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, वहीं SN2 का रेट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो स्टीरिक फैक्टर सबसे कम देखते ही समझ आ रहा है। ऑब्वियसली दो ऑप्शन हमेशा सिमिलर होते हैं, बी एंड सी, और बी और सी में से भी छोटा कौन है, बी। तो सो अवर आंसर इज बी हियर। कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देन नेक्स्ट, रिलेटिव रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इस क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा पर्पज बस इतना है कि न्यूक्लियो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसे देख के लग रहा है कि जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। रेड कलर से लिख देते हैं। देखने में लग रहा है, ऑप्शंस देखते ही बच्चे के माइंड में स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, बट एक्चुअली लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, इट इज अबाउट एलिमिनेशन। बिकॉज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, योर रिमूवल ऑफ, सॉरी, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो रिमूवल ऑफ HCl, HBr, HI, बट आर ग्रुप बीइंग सेम, आर ग्रुप क्या है, सेम है। तो अगेन यू हैव टू बी डिपेंडेंट ओवर लिविंग ग्रुप, और यू कैन से बॉन्ड लेंथ, दोनों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा आपको। और अगर हम दोनों पे डिपेंडेंट हों तो वी कैन से कि दोनों पे अगर डिपेंडेंट हो रहे हैं हम, तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी RI। RI सबसे ज्यादा होगा। जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन में बोलता हूँ कि ऑलवेज आप क्या फाइंड करिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव RI है। तो अगेन वी हैव टू ऑप्शंस फॉर RI। अब RI और RF सेम हो गया, यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली प्ले किया ऑप्शंस बनाने में। तो अब आपको RBr और RCl में देखना है किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इन दैट केस बॉन्ड लेंथ RI, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, तो RI सबसे बड़ा है, और उससे छोटा है RBr, और फिर है RCl, एंड फिर है RF। सो आवर आंसर इज B है। नाउ a compound of molecular formula C7H16 shows optical isomerism. Compound will be means सिंपल, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि 7 कार्बन होने चाहिए, और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है मींस कार्बन इज कायरल। तो क्या मतलब है कि कार्बन क्या है, इस पे कायरल है। तो लेट्स, अब अगर कायरल कार्बन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हम फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सेकेंड मिथाइल, एंड थर्ड पे भी मिथाइल है। इफ यू कैन ऑब्जर्व, अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट कार्बन है इट कैन नॉट बी कायरल, बिकॉज क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि इसके पास दो मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम। बट अगर हम सेकेंड कार्बन को ऑब्जर्व करें तो इट इज अ कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन होने वाला है। वाई, बिकॉज इससे जो 4 अटैच्ड ग्रुप है वो डिफरेंट है, एक अटैच्ड ग्रुप इसके साथ हाइड्रोजन भी है, तो इट इज अ कायरल कार्बन। तो बाई चांस हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया विच इज कायरल। 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन को अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो फटाफट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन ही 7 नहीं है। 2 मिथाइल हेक्सेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 कार्बन, देन सेकंड पोजीशन मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी पे भी कायरल कार्बन नहीं है। नाउ which of the following is not chiral? Again you have to find a carbon which is attached with 4 different group, 4 different group से attach होना चाहिए, only this is the key। तो 4 different group से attach होगा ये। तो जस्ट यहाँ तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये जो कार्बन है CH2Cl, हाँ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है कि ये सेम ग्रुप है CH कार्बन कार्बन। नो, हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं।
तो CH3 and CH2Cl is different group. तो our first option, जैसे हमें अब एग्जाम में भी ये ध्यान रखो, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है तो अदर ऑप्शंस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप अदर ऑप्शंस पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फटाफट वो कार्बन फाइंड करिए जो डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्या उसके पास कायरल कार्बन है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन में नॉट बोला है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड कार्बन है ये भी कायरल है, तो ऑब्वियसली ए आंसर नहीं होने वाला है हमारा क्योंकि नॉट बोला है। फर्स्ट के पास भी कायरल कार्बन है एंड सेकंड में लास्ट कार्बन भी कायरल है, बिकॉज वो मैं 3 अलग कलर से बना देता हूँ, वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और वो ड्यूटीरियम से कनेक्टेड है और वो क्लोरीन से भी कनेक्टेड है, तो यू हैव 4 ग्रुप्स। नाउ थर्ड सी ऑप्शन में कार्बन के पास CH2 है, तो 2 सेम ग्रुप हो गए, इधर भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो इट इज अ कंपाउंड विच डू नॉट हैव कायरल कार्बन। और आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं सीधे, बिकॉज कंसेप्ट सिखाना है मेरे को, वो आप सीख गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल? अगेन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस स्क्रीन रोक के खुद अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि किस पे कायरल कार्बन नहीं है, और देखिए क्या इसका आंसर ए तो नहीं। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल, मतलब अगर आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाह रहे हैं, इट इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन जिसमें कंडीशंस ड्रास्टिक है। तो सभी को याद है कि क्लोरोबेंजीन पे NaOH डालते हैं और टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, 623 केल्विन होता है एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड फाइनली वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड। एक्चुअली तो हमें फिनॉल ही मिलता है, बट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर और मीडियम इज बेसिक। जो मीडियम है आप देख सकते हैं NaOH है तो बेसिक है, तो इससे दोबारा रिएक्ट करता है, तो मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूँ इसको, H इज रिप्लेस्ड बाय Na, तो वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एसिडिक मीडियम यूज करते हैं H+ वाटर, और जब ये ऐड करेंगे तो यू विल गेट फिनॉल। नाउ क्वेश्चन है कि इधर इस पे अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, मींस हम ये देखना चाहते हैं डेल्टा प्लस जितना ज्यादा होगा, ध्यान रहे न्यूक्लियोफाइल होता है जो उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल किस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल N से नेगेटिव, N पे से न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो हम ये सोचेंगे कि कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ना ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हो। तो पहले तो वो वही बोल रहा है कि क्लोरीन को हटाया है और फिनॉल को बनाया है, और 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन फिनॉल से भी ज्यादा इजीली रिप्लेस हो जाता है। 2,4 डाइनाइट्रो का क्या मतलब है कि मैंने सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया है और फोर्थ पोजीशन, तो सी -I और -R इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ध्यान से बोलो, सोचो क्या होगा, डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, डेल्टा प्लस इतना बढ़ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करे। तो व्हाट यू कैन से NO2 withdraws इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशंस। NO2 डोनेट तो नहीं करने वाला है, विड्रॉ करता है, लेकिन ऑर्थो पैरा से विड्रॉ करने का क्या पर्पज है। NO2 मेक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो पैरा, ये भी गलत है। NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजिशन, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है मेटा पोजिशन से। तो मेटा पोजिशन अगर NO2 की है तो वो अलग है, और ये ऑप्शंस में NO2 मेक इलेक्ट्रॉन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये withdraws electron from ortho and para, that is according to the option, फिर हमें बी पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो Cl है, यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं, जो Cl है वो NO2 के, एक NO2 के ऑर्थो पे है और जो दूसरा NO2 है उसके पैरा पे है। तो जब ये NO2 दोनों से थोड़ा सा घुमा दिया ऑप्शन, मुझे लगा कि डायरेक्ट ही दे दें कि -I -R है, तो इसलिए डेल्टा प्लस बढ़ा दिया, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा मेरे को, तो उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया। मेरे ब्रेन में ऑप्शन चल रहा था कि -I -R इफेक्ट ऑफ नाइट्रो इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बट यहाँ पे क्या दिया कि NO2 ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो बात यही है, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है,
इस वजह से यहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा हो जाएगा. सो आवर आंसर गोज हियर बी. NO2 withdraws electron from orphan para position. That's why phenol से ज्यादा रिएक्टिव टू क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा. तो सी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए. तो एक बार मैं सम अप करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली कायरलिटी पे बेस्ड आया है, देन SN2, देन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक. वो SN1 SN2 पे जा ही नहीं रहे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप नेम रिएक्शंस करना चाह रहे हैं तो नेम रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस. आई होप इस सेशन में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. अभी हम जस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वन डे में हमें रिवीजन करना है. अगर आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो छोटी छोटी चीजें पढ़िए लिस्ट बनाकर, जैसा मैंने अपने पहले 2 लेक्चर में आपको बताया है. तो अब मैं ये वीडियो बंद करने जा रहा हूँ. थैंक यू.